हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएससी स्टडी गुरु में। आज हम 12th क्लास के फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो कई सालों से पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रकाशिक यंत्र मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के बारे में। आज हम सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आपको बहुत ही आसान तरीके से निकालना सिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए, या फिर आपको यह क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है, सरल सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर ज्ञात कीजिए। नंबर 1 किरण आरेख और नंबर 2 आवर्धन क्षमता। तो यहां पर आपको दो चीजें बनानी, एक तो इसका किरण आरेख बनाना है और दूसरा इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक स्थापित करना है। तो चलिए देखते हैं कितनी आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन ये है, सरल सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से लास्ट तक समझिएगा। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए, बिंदुओं के आधार पर कीजिए। ये क्वेश्चन होने वाला आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ऐसा ही नहीं, ये आपकी छमाही वार्षिक प्री बोर्ड सारे पेपरों में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, किस पॉइंट पे आधार पे करना है अपने को, हमें करना है इसका किरण आरेख। सबसे पहले क्या बनाना है, इसका डायग्राम बनाना है, हमें किरण आरेख बनाना है। और नंबर 2 पे अपने को करनी है इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात। तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा और इसको हम सिद्ध भी करेंगे, आवर्धन क्षमता। तो देखिए यहां पर सबसे पहले उत्तर में अपन लिखेंगे नंबर 1 किरण आरेख। तो यहां पर हम किरण आरेख बनाने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा किरण आरेख किस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि किरण आरेख यदि आपका सही है, मतलब आपका डायग्राम यदि सही है, तो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जमता है क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या बनाने वाले हैं, किरण आरेख बनाने वाले। तो हमने एक मुख्य अक्ष बना लिया और मुख्य अक्ष के ऊपर बनाने वाले हम एक लेंस। इस लेंस को आधा ऊपर और आधा नीचे आपको रखना है। इस लेंस के सामने आपको एक वस्तु रखनी है जिसको हम नाम देंगे ए और बी। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यदि आपने डायग्राम अच्छा बना दिया तो पूरे क्वेश्चन में आपका इंप्रेशन बहुत ही अच्छा बनने वाला है। तो यहाँ पर हमने एक वस्तु बना दी ए बी। एक प्रकाश किरण इस ए से चलकर इस लेंस के ऊपर जाएगी सीधी, और दूसरी प्रकाश किरण इस केंद्र की तरफ जाएगी यहाँ पर, तो ये सीधी निकल जाएगी। तो यहाँ पर हमने इस प्रकाश किरण को सीधी निकाल दी और केंद्र को नाम दे दिया है ओ। अब क्या करना है, इसके बाद में ये प्रकाश किरण भी इधर जाएगी, लेकिन कहां जाएगी, उसके लिए हम देखो इस प्रकाश किरण को सीधा सीधा पीछे की तरफ ऐसे लेके जाएंगे, और जहां पर हमें प्रतिबिंब बनाना वहां तक इसे हम ऐसे इस तरीके से पीछे लेकर जाएंगे, और इस बिंदु तक ऐसा सीधा लाने के बाद थोड़ी दूर तक लाने के बाद इसको डैश डैश करके इसी हम बिंदु से मिला देंगे यहाँ पर, और यहां से इस लाइन को ऐसे सीधा कवर कर देंगे। तो अब ये लाइन जो है वो इस तरीके की दिख रही है कि ये इस बिंदु से आ रही है। तो ये देखो, ये वाली इधर गई थी और इधर निकल गई। तो यहां से देखने पर, यहां से यदि हम देखें तो इस वस्तु का प्रतिबिंब हमें यहां पर दिखाई देता है, और इसको नाम दे देते हैं अपन ए डैश और बी डैश, क्योंकि ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, और प्रतिबिंब के द्वारा जो बनाया गया कोण होता है वो कहलाता है बीटा। तो ये प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया कोण क्या हो गया, हमारा बीटा हो गया। लेकिन अब वस्तु की बात करें तो इसी वस्तु को हम यहां तक लेके आएंगे और इसी के बराबर, बिल्कुल देखिए जितना बड़ा ये था उतना ही बड़ा यहाँ पर हम एक तीर का निशान ऐसे कैसा लगा देंगे और इसको नाम दे देंगे ए डबल डैश, और ए डबल डैश को भी किससे मिला देंगे, ओ से मिला देंगे। ये कहलाएगी हमारी वस्तु ही, है ना। तो वस्तु के द्वारा जो कोण बना है वो कौन सा कहलाएगा, हमारा अल्फा, और प्रतिबिंब के द्वारा जो कोण बनाया गया है वो कौन सा कहलाएगा, बीटा। और यहाँ पर इस बी डैश की इस ओ से जो दूरी है वो रख लेंगे हम डी।
क्योंकि ये निश्चित दूरी कहलाती है डी प्रतिबिंब की दूरी। अब ये तो बन चुका हमारा डायग्राम। नंबर 2 पे हमें लिखनी है आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता की सबसे पहले लिखने वाले हैं हम डेफिनेशन, और डेफिनेशन के बाद करने वाले हैं इसके लिए सूत्र ज्ञात। तो इसकी जो डेफिनेशन है बहुत ही सरल है। यहाँ पर देखिए, प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया दृष्टिकोण, देखो यहाँ पे प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया दृष्टिकोण तथा वस्तु के द्वारा बनाया गया दृष्टिकोण गए दृष्टिकोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। बहुत ही सरल डेफिनेशन है, मैं भी आपको पूरा डायग्राम में समझाऊंगा। कहते हैं इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। इसे हम स्मॉल m से दर्शाते हैं। बहुत ही सरल डेफिनेशन है। प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया दृष्टिकोण तथा वस्तु के द्वारा बनाया गया दृष्टिकोण। अब प्रतिबिंब के द्वारा यहाँ पे कौन सा बनाया गया था? प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया था यहाँ पर बीटा, और वस्तु के द्वारा बनाया गया था यहाँ पर अल्फा। देखो ये जो प्रतिबिंब था इसके द्वारा कौन सा बनाया गया था? बीटा, और ये जो वस्तु है इसके द्वारा कौन सा बनाया गया है? अल्फा। तो दोनों के अनुपात को हम बोलते हैं आवर्धन क्षमता। प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया दृष्टिकोण तथा वस्तु के द्वारा बनाए गए दृष्टिकोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। अब आगे हम लिखेंगे अर्थात, अब देखिए ये जो मैं लाइन दिखा रहा हूं आपको डेफिनेशन और नीचे वाला जो पार्ट है, ये सारे क्वेश्चनों में वैसे के वैसे ही लिखाएगा, इसलिए इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अर्थात m बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया दृष्टिकोण और वस्तु के द्वारा बनाया गया कोण। तो देखो प्रतिबिंब के द्वारा बीटा बन रहा था और वस्तु के द्वारा अल्फा बन रहा था, तो यहाँ पे लिख दिया हमने बीटा बटे अल्फा, क्योंकि प्रतिबिंब के द्वारा और वस्तु के द्वारा बनाए गए दृष्टिकोण के अनुपात को ही हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। लेकिन चूंकि कोण बहुत छोटे हैं, ये जो कोण है ये वो कैसे है? बहुत छोटे हैं। यहाँ पे लिख दिया हमने कोण बहुत छोटे हैं, इसलिए इनमें दोनों में लगा देंगे हम 10, तो ये बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको करवाने वाला हूं। ये बन जाएगा m बराबर 10 बीटा और बटे में लिख देंगे 10 अल्फा। दोनों में क्या लगा दिया अपन ने? 10 लगा दिया, और ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। तो आवर्धन क्षमता आ चुकी है हमें 10 बीटा बटे 10 अल्फा अभी तक। लेकिन अभी हमें इसमें 10 बीटा और 10 अल्फा की वैल्यू निकालनी है और इसमें फिट करनी है, आपकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से 10 बीटा और 10 अल्फा की वैल्यू हम निकालते हैं। तो यहां पर देखते हैं सबसे पहले 10 अल्फा और 10 बीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो हमें पता है कि tan थीटा बराबर होता है, लाल बटे कक्का से क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। ये हमें पता है कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो tan अल्फा भी लंब बटे आधार ही होगा और tan बीटा भी लंब बटे आधार होगा। बस थोड़ा सा है कि लंब दोनों में अलग अलग है, आधार दोनों में अलग अलग है। अब देखिए ये तो लिख दिया हमने 10 अल्फा और 10 बीटा के सूत्र, लेकिन अभी लंब और आधार के मान इनमें रखना है बाकी। तो हम लंब और आधार के मान देखेंगे यहां से कि लंब और आधार के मान क्या होते हैं। तो देखिए जब अल्फा की बात करेंगे तो अल्फा के सामने लंब कौन है? a डबल डैश b डैश है। तो यहां पे हमने लिख दिया a डबल डैश b डैश और बटे में यहां पे देखिए दूरी, वस्तु की दूरी कितनी है यहां से यहां तक? O से लेके B डैश तक। तो ये लिख दिया हमने O B डैश। आपको सारी दूरियां जो है वो केंद्र से नापनी है ना। चलिए अब आगे देखिए, ये जो A डबल डैश B डैश है ये किसके बराबर है? ये AB के बराबर है। ये जो है वो इसके बराबर है। देखो A डबल डैश B डैश और AB आपस में कैसे बराबर है? तो यहाँ पे अपन इसकी यहाँ पे लिख सकते हैं AB, और बटे में देखिए O से लेके B डैश तक की दूरी कितनी है? D है, लेकिन विपरीत दिशा में देखो सारी किरणें हमारी उधर जा रही है और हम इधर की साइड दूरी नाप रहे हैं, तो इसे लिख देंगे अपन माइनस का D।
आगे देखिए आप बीटा के बारे में देखते हैं। तो बीटा के सामने लंब कौन है, ए बी है, तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया ए बी, और बटे में आधार कौन है, ओ बी है, तो अपन ने लिख दिया आधार ओ बी। अब ये जो tan अल्फा और tan बीटा के जो मान है ये रख देंगे अपन समीकरण नंबर 1 में। tan अल्फा व tan बीटा का मान कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। देखो बहुत ही सिंपल है, आंसर आने वाला है। बस देखो यहाँ पे अपन ने m बराबर, ये m स्मॉल लेटर में है, m बराबर tan बीटा का मान रख दिया अपन ने a b बटे ओ बी, और नीचे tan अल्फा, तो tan अल्फा का मान कितना है, a b बटे माइनस डी। अब इस ए बी से ये ए बी हो जाएगा कैंसिल, तो m बराबर कितना बच जाएगा, m बराबर बच जाएगा 1 बटे ओ बी, और बटे में 1 बटे माइनस डी। बस बच्चे यही गलती कर देते हैं, यहाँ से ओ बी बटे माइनस डी लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आपको सही तरीके से लिखना है, ऊपर बचा हुआ 1 बटे ओ बी और नीचे बचा हुआ 1 बटे माइनस डी। अब अपन इसको थोड़ा सा घुमा के लिखने वाले, यदि बटे के ऊपर बटे में कुछ होता है तो वो चला जाता है नीचे, और यदि बटे के नीचे यदि बटे में कुछ होता है तो वो कहां चला जाता है, ऊपर। तो ये जो माइनस डी है ये तो ऊपर चला जाएगा, और ओ बी जो है वो आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा माइनस डी बटे ओ बी। ये लिख दिया मैंने माइनस का डी और बटे में ओ बी। अब हमें लिखनी है O से लेके B तक की दूरी, और O से B तक ये जो B है ये है क्या, ए बी जो है हमारी वस्तु है, और वस्तु की दूरी को हम U से दर्शाते हैं। तो यहां पर लिख देंगे हम m बराबर माइनस डी, और बटे में O से लेके B तक की दूरी क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को U से दर्शाते हैं, और हमारी सारी किरणें जो है उधर जाती है और हमसे विपरीत दिशा में नाप रहे हैं, इसलिए यहां पर लगा देंगे माइनस। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहां पर U क्या था हमारा, वस्तु की दूरी थी, वस्तु की जो दूरी है वो था हमारा U। मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आप लोगों को याद रहे। अब हमारे पास m बराबर कितना बच गया, m बराबर बच गया d बटे u। ये आ चुकी है हमारी आवर्धन क्षमता। तो इतने आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं सोल्व, और यदि इसके बावजूद भी आपको कोई सी भी दिक्कत आती है इस क्वेश्चन को करने में तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आज हमने देखा इस क्वेश्चन को कितने आसान तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। इसी तरीके के सारे क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं आपके लिए इजी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और फटाफट वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि सारे स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मिलने वाले आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 12th क्लास से रिलेटेड। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।